तो मैं बता रहा हूँ गेट वाले कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, आप सोचो ना एक बार, गेट वाले सॉल्व कैसे कर रहे होंगे। वो 13 इधर से आ रहा है, 5 इधर चला गया, रिमेनिंग कितना है 8 मिली एम्पीयर 8 × 5 करो 40 तो एज पर गेट आंसर कितना है 40 मिली 40 अब आप देख लेना कि किसको ज्यादा आता है, तभी मैं आपको हर बार बोलते रह गया बेटा कि मुझे ज्यादा आता है, लेकिन आप मानो नहीं इस बात को। क्यों पता है आप क्यों नहीं मानोगे इस बात को, इसको भी बता देता हूँ मैं। क्योंकि एज बड़ा बड़ा प्रॉब्लम फैक्टर है। आपको लगता होगा कि एक 30 साल 31 साल का बंदा इतना एक्सपीरियंस कैसे गेन कर सकता है कि वो गेट के सारे क्वेश्चन को गलत कैसे साबित कर सकता है। ये नहीं मानोगे आप जब मेरी एज में आ जाओगे ना, फिर जब आप एग्जाम क्रैक करोगे तो आपको लगेगा यार हाँ सही बात है। अभी इसी चीज को सेम चीज को जैम में मैंने पढ़ाया था, जैम में आईसी बैंगलोर ने ऐसी न्यूमेरिकल पूछा था, लोगों ने इसको ओपन किया तभी उनका आंसर आया, क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक न्यूमेरिकल था। अब तो गया ऑप्शन, तो फिल इन द ब्लैंक न्यूमेरिकल था तो क्या किया, हटाओ इसको। अब जिसने इस लोड को हटा के मैक्सिमम जनरल पावर का करंट निकाला हुआ है, ये मैक्सिमम जनरल पावर डेरिवेशन निकाला, उनका आंसर की मैच कर गया, क्योंकि वो आईसी बैंगलोर ने सेट किया था। और ये मुझे लग रहा है ये तो चेन्नई ने सेट किया था, ये तो गुवाहाटी ने सेट किया था। तो कई बार आईटी का स्टैंडर्ड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। यस हाँ, लेकिन इस सबसे ज्यादा अपने को आता है, और वो तब इसीलिए आता है क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करते रहते हो। हो गया यस सर 18th वाला आप कर लीजिएगा, 18th वाला आप सेम कंसेप्ट से आप कर सकते हो, 19th वाला भी आप कर सकते हो। तो पेपर हो गया, अभी डिस्कशन खत्म। यस सर मैंने बोला था क्लैम्पर में एक डेरिवेशन है, वो खत्म कराते हैं और फिर क्लास ऑफ करेंगे बस। यस सर स्वेटिंग होने लगी है। ये डेरिवेशन खत्म करते हैं, क्लास ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में अगर हमको प्रीवियस नेक्स्ट क्लास अगर हुई तो मैं प्रीवियस पेपर बस कराऊंगा उसमें। गेटिंग ओके सर आपको ये डेरिवेशन बड़ा मजा आएगा देखिएगा, लेकिन पुराना वाला आपको पीक डिटेक्टर अगर पढ़ा हुआ है क्लियर है तो। अगर ये आर हटा दूं मैं तो रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा ना। अरे यार बोलो ना, अगर मैं आर को हटा दूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। यस सर इनफाइनाइट तो टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा आरसी। इनफाइनाइट तो कैपेसिटर कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगा। यस सर इनफाइनाइट टाइम कांस्टेंट का मतलब कैपेसिटर कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगा। तो एक बार जो वोल्टेज को स्टोर किया उसने, उसी को वो हमेशा लाइफ टाइम स्टोर करेगा। तो अगर मैं पहले भी मैंने बताया था आपको कि ये है इनपुट का वेव फॉर्म फ्लक्चुएटिंग विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमारा वेव फॉर्म ऐसे है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग विद टाइम। नेक्स्ट, एक बार जब डायोड ऑन होगा, जैसे ही डायोड ऑन हो जाएगा कैपेसिटर का वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा V नॉट के बराबर। तो हमने आपको बताया था कि जैसे ही डायोड ऑन हो जाएगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज V नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे हम, पहले भी बताया था ये। उसके बाद जब कैपेसिटर इतने वोल्टेज से चार्ज हो चुका है, अब जो डायोड के बैक साइड का वोल्टेज है, मतलब इनपुट वोल्टेज, क्या इनपुट वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज से कम है अभी। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे अगर हम हैं तो इनपुट वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज से कम है। तो डायोड ऑफ हो गया, जैसे ही डायोड ऑफ हो गया कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हुआ, ऐसा हो गया अभी। ये बताया था ना। यस सर ठीक है, तो अब ऐसा ही है। लेकिन अब क्या होगा, जब जब डायोड ऑफ होगा कैपेसिटर क्या होगा। चलो क्लास ऑफ करते हैं, छोड़ दो। नहीं सर कराइए आप। तो सर तो कहाँ हो तुम लोग फिर। जब जब डायोड ऑफ होगा कैपेसिटर क्या होगा। डिस्चार्ज चार्ज when input is greater than capacitor voltage, डायोड क्या हुआ। ऑन हो जब हमारा डायोड ऑन हो जा रहा है तो आउटपुट वोल्टेज इज सेम एज इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज इज सेम एज इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो फॉलो किया अभी।
अब नेक्स्ट, Yes, sir. डायोड कब ऑफ होगा? When VI is less than DC. When VI of t is less than the capacitor voltage of t. When VI of t is less than the capacitor voltage of t. तब डायोड ऑफ हो जाएगा। अब अगर डायोड ऑफ हो गया तो जब तक वापस इनपुट का वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज से ज्यादा ना हो जाए तब तक वो ऑन नहीं होगा, तब तक वो ऑन नहीं होगा। इनपुट का वोल्टेज वापस क्या होना चाहिए? कैपेसिटर के वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, जब तक इनपुट का वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज से कम होगा तब तक वो हो ही नहीं सकता चार्ज। अब बताओ, क्या आपका आउटपुट धीरे धीरे डिके हो रहा है एक्सपोनेंशियली? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जो इनपुट वेवफॉर्म जो दे रहा हूँ उसका जो पीक वोल्टेज है वो ये है। इनपुट वेवफॉर्म जो दिया ये इसका पीक वोल्टेज है वीपी। मतलब कैपेसिटर अभी कितने से चार्ज है? यहाँ पे मैक्सिमम कितने से चार्ज हो चुका? वीपी से। यस सर। अब यहाँ पे कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्जिंग होगा। और हमने आपको कई बार बोला है कि बेटा कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होता है। वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दैट वन कि कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग लाइक दिस इज इक्वल टू वीपी ई रेज़ टू द पावर ऑफ -t बाई आरसी। ऐसे डिस्चार्ज होगा, आप चाहे कुछ कर लो। अब ये वाला वेव फॉर्म कब था? जब रेजिस्टेंस इंफिनिटी था। बट अब क्या होगा? अब एक बार देखो, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। अब ये हो रहा है, यहाँ पे होने के बाद धीरे धीरे कैपेसिटर क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है। फिर यहाँ पे वापस चार्ज हुआ, फिर वापस एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज, फिर वापस यहाँ तक चार्ज हुआ, फिर वापस एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज। फिर आप बोलोगे सर अगर ये एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज हो तो आप स्ट्रेट लाइन क्यों बना रहे हो, है ना? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो मैं बताता हूँ। अभी आगे चलता हूँ। ये तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया क्या? यस Yes, सर। sir. ये वाला वेव फॉर्म कब है? ऊपर वाला ये तो आइडियल वेव फॉर्म है। आइडियल और आइडियल वेव फॉर्म के लिए आपने रेजिस्टेंस को कितना लिया था? इन्फिनिटी। Infinite. आइडियल वेव फॉर्म के लिए हमने रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट लिया था। लेकिन रेजिस्टेंस फाइनाइट है ये तो पक्की बात है। जब डायोड ऑफ हो जाएगा तो कैपेसिटर जो अपने पास स्टोर्ड एनर्जी था जो कि पीक वोल्टेज वीपी के बराबर था, तो अब ये वोल्टेज धीरे धीरे डेफिनेटली वीपी से कम होगा। ये मैंने बताया। फिर आप बोलोगे सर यहाँ तक कम हुआ, तो यहाँ तक कम होने के बाद एक बार चेक तो करो। यहाँ तक जब कम हुआ फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है? इनपुट वेव फॉर्म वापस कैपेसिटर के वोल्टेज से ज्यादा हो जा रहा है। यस सर। Yes, sir. ये देखो फिर चार्ज हुआ, फिर यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ। अब देखो ये हमारा व्हाइट वाला जो है वो हमारा इनपुट वेव फॉर्म है। सो दैट इनपुट वेव फॉर्म इज ग्रेटर देन, यही कैपेसिटर का वोल्टेज था। फिर चार्ज किया कैपेसिटर को, ऐसे ऐसा होते जा रहा है। अब इस वेव फॉर्म को अच्छे तरीके से बनाऊं। Yes, sir. ये तो रफ वे था समझाने के लिए। आप ये बताओ, अगर मैं एक टाइम पीरियड खत्म कर दिया तो यहीं तक डिस्चार्ज, फिर यहीं तक डिस्चार्ज, फिर यहीं तक डिस्चार्ज, तो मैं बोला एक साइकिल के बाद का एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को एक साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस के पार्ट को कवर करना करके। तो मैं बोलूंगा पहले वाले को छोड़ दो, क्योंकि हम तो वेव फॉर्म कब से दे रहे हैं? ये तो हमारा वेव फॉर्म बहुत टाइम से है, बट हमने सोचा कि यहीं से हमारा ऑब्जर्वेशन टाइम स्टार्ट हुआ है, इसीलिए अब जनरल कर रहा हूँ। और ये वाला अच्छे से बनाओगे आप। बना रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। ये वेव फॉर्म क्या है बताओ? इनपुट। और इनपुट का पीक वोल्टेज कितना बोला था मैंने? PP. अरे आवाज क्यों कर रहे हो? क्यों आवाज करते हो यार? अब आप ऐसे बोल सकते हो कि इनपुट वेव फॉर्म का जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो ऐसा है, वीपी साइन या कॉस कुछ भी ले सकते हो आप। कॉस या साइन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, या वीपी कॉस ऑफ ओमेगा टी। अबे मत करो ना। बेरोजगारी देखना अभी आने वाले टाइम पे बहुत बढ़ जाएगी, तब मेरे को बड़ा मजा आएगा। तब मैसेज करना, सर जॉब नहीं लगी, सर हुआ नहीं करके। बोल दूंगा क्लासेस में यही तो नाटक कर रहे थे करके। अरे यार आराम से मैं अच्छे से बता रहा हूँ तो फिर इंटरप्ट करोगे, कितना बेकार लगेगा किसी को। पीक वोल्टेज कितना लिया हमने? पीपी। अब क्या हो रहा है? हमने बोला था एक साइकिल इग्नोर करके लिया, अभी ऐसे करके ये डिके हो रहा होगा यहाँ पे ऐसे। फिर यहाँ पे वापस कैपेसिटर चार्ज होगा ऐसे करके। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर ये वाला क्यों लिया? अरे बेटा वो तो इनफाइनाइट टाइम से आ रहा था ना, बहुत पीछे से आ रहा था। तो एक साइकिल को इग्नोर करो, फिर जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है उसको कंसीडर करो। फिर वापस आपका एज इट इज चार्जिंग हुआ, फिर ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। फिर ये वापस हमारा धीरे धीरे चार्ज हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसे डिस्चार्ज हुआ। नेक्स्ट, अब और देखो, यही वाला था पीक वोल्टेज, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये हाफ टाइम पीरियड था, इसको भी ड्रॉ कर दिया था, सो दैट अलाइनमेंट का बड़ा ध्यान रखने पड़ता बने जा। फिर यहाँ से वापस इतने देर से लेकर फिर ये पीक वोल्टेज था। समझ में आया क्या? बोलो। Yes, sir. यस सर। अच्छा,
सर प्लीज एक कुमार अभिषेक को कह दीजिए म्यूट कर लेंगे, कर नहीं रहे हैं, नहीं से आवाज आ रही है। क्या नाम है बेटा उसका? नाम बताओ। कुमार अभिषेक। सॉरी सर, मैं देख नहीं पाया था, मैंने कर लिया, सॉरी सर। मैं निकाल ही देता बेटा तेरे को थोड़ी देर में, पता है? एक तो मैं बड़ी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा नहीं था। जितनी ईमानदारी से आदमी करता है ना काम, उतना ही दुनिया वाले उसको बोलो बोलो बोलो, चाहे कोई भी वजह कुछ भी हो, वजह इज नॉट इंपॉर्टेंट। उसकी वजह से मेरा कंसंट्रेशन टूट रहा था, पता है आपको? करो और नाटक। हाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने जो सेगमेंट है, ये हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा है यहाँ पे? Discharge. मैं ऐसे लाइन भी करते हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना जो सेगमेंट है, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा है बेटा? लेकिन एक्सपोनेंशियली नहीं हुआ है, लेकिन अब होना चाहिए एक्सपोनेंशियली, लेकिन आप बोल रहे हो एक्सपोनेंशियल नहीं हुआ है, मतलब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो उसको हम अभी थोड़ी देर के बाद कंसीडर करते हैं। ये क्या हो रहा है, चेक करो, इसको बताओ मेरे को। ये क्या है? इतना जो सेक्शन है ये कैपेसिटर। Charge. बीच में कुछ लड़कियां बीच में आ जाती है, फिर गायब हो जाती हैं। तो अगर आप रिप्लाई कर रहे हो तो बी कंसिस्टेंट इन रिप्लाई, या तो बीच बीच में सिर्फ अपना एग्जिस्टेंस शो करने के लिए क्यों आते हो? आना है तो लगातार आओ ना, बीच बीच में आ जाएंगे हाँ सर हेलो सर करके, क्या मतलब है, क्या बताना चाह रहे हो आप? आना है तो ऑल द टाइम आओ ना। Yes, sir. हाँ, जैसे जैसे शिवानी है, ये तो ऑल द टाइम आ रही है, ठीक है? बीच में अभी दो लड़कियां जो अचानक से रिप्लाई किए थे, उन लोग अचानक से पता नहीं कौन सी दुनिया से आ जाएंगे अचानक से। क्यों? अब मेरे को पता है क्यों आते हैं, बोलूंगा तो बेकार लगेगा, है ना? सही कह रहे हो सर। बोलूंगा तो बेकार लगेगा, फिर कंप्लेन कर दोगे कि सर असभ्य भाषा का लैंग्वेज। मैं असभ्य लैंग्वेज बोलूंगा ही नहीं, चाहे कितना भी कुछ कर लो, बट प्रॉपर्ली तरीके से बोलूंगा। मुझे पता आप किस इंटेंशन से आ रहे हो क्लास में, वरना अगर सच में आते तो ऑल द टाइम अनम्यूट होके यस सर वी नो दिस वन, वी नो दिस वन। अभी जब टेस्ट का डिस्कशन चला था तो एक भी लड़कियां ढंग से रिप्लाई नहीं कर रही थी, और अभी यहाँ पे आ जाएंगे डिस्चार्जिंग बोलेंगे, बस इतना ही बोल के निकल लिए चल। यस सर, सही है। इसका मतलब मैं समझू क्या, बताओ ना, आप समझ लो तो बोलो ना, डायरेक्टली बोल दो ना फिर तो। Yes, sir. मैंने आपको बोला कि मेरे को इंप्रेस मत करना, आपका रिजल्ट मुझे इंप्रेस करेगा, रिजल्ट और आपका बिहेवियर डे टू डे वर्ल्ड का, वही मेरे को, आप रियल में इंसान कैसे हो वो वाला, और आपका एग्जाम कैसे गया, कितनी ईमानदारी से आपने पेपर दिया, इसके सिवा दुनिया में कोई पैरामीटर नहीं जो मेरे को इंप्रेस कर दे। Yes, sir. ओके ठीक है अभी अब देखो, हमें पता है कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पीक तक को हमको टाइम पीरियड बोलना चाहिए। मेरे को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे हर चीज को बता रहा हूँ। ये मेरा टाइम पीरियड दिख रहा है, Yes, sir. आउटपुट वेवफॉर्म का, ऑब्वियसली आउटपुट वेवफॉर्म भी पीरियोडिक है, देख सकते हो आप, उतने टाइम पे वो भी रिपीट कर रहा है, ठीक है? दिस इज कैपिटल टी। बट क्या देखो यहाँ पे इतने टाइम पीरियड को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या हम यहाँ से लेकर यहाँ तक को भी लगभग सेम टाइम पीरियड बोल सकते हैं? लेकिन उसकी कंडीशन होगी, बट फिर भी मैंने बोला इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज दिस मच, सी दिस मच ड्यूरेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक को बोल रहा हूँ। दिस कैन ऑल्सो बी अप्रोक्सीमेटेड एज व्हाट? टाइम पीरियड। बट क्योंकि हम ऐसा बोल रहे हैं कि जितने टाइम पे डिस्चार्जिंग हो रहा है, इतना सारा डिस्चार्जिंग हो रहा है, और इतना सा मतलब इतना सा चार्जिंग हो रहा है, तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो चार्जिंग को विद रिस्पेक्ट टू डिस्चार्जिंग। क्योंकि आप देखो ना, इतना टाइम पे यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्चार्जिंग हो रहा है और सिर्फ इतने में चार्जिंग हो रहा है, तो इतने टाइम को आप ऑलमोस्ट हटा दो, फिनिश हो गया, अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड के बराबर है। नेक्स्ट, थोड़ा नीचे किया इसको, और मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। और डिस्चार्जिंग को आपको डिराइव भी करवाया था, Yes, sir. और ऐसे डिस्चार्ज हो रहा है सर, Vp into e to the power of minus of t by RC। आरसी। ओके, अब अगर हम ऐसे बोलें कि सर देखो, अब आपको याद होगा क्लैंपर में मैं बार बार बोलता था बेटा R हाई, रेजिस्टेंस हाई बोलता था ना? Yes, sir. यस सर। So when this R is very very high, so what about नीचे वाला denominator RC is very high again? Yes, यस sir. सर। So I can say RC is far dominant as compared to T। Yes, sir. यस सर। अगर ऐसा है तब हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं सिग्नल को, और एल्स अगर इस T को मैं टाइम पीरियड के हिसाब से मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो हमारा जो डिस्चार्जिंग टाइम है ना, डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर शुड बी फार डोमिनेंट एज कंपेयर टू इनपुट वेवफॉर्म का टाइम पीरियड। अब आपको देखना समझ में कैसे आएगा ये, मतलब टाइम पीरियड छोटा है क्या, Yes, sir. यस और डिस्चार्जिंग टाइम क्या? बड़ा. ज्यादा। अगर मैं उसका उल्टा करके समझाऊंगा तो सीधा करके समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कैपेसिटी एकदम फटाफट क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात. अब देखो कैसे कंपैरिजन करता हूं, ऐसे डिस्चार्ज हुआ एक कैपेसिटर, और देखते रहिएगा बेटा, मतलब ध्यान हटा दुर्घटना घटी, ये देखो, नजर की दूर। हाँ वही सेम फीलिंग, गुड, और डिस्चार्ज करो, ये क्या बात है, यहाँ तक डिस्चार्ज हो गया, तो फिर कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज होगा। तो ये येलो वाला वेवफॉर्म जितना फ्लैटन होगा, फ्लैटन का मतलब ऐसे, येलो वाला वेवफॉर्म जितना फ्लैटन होगा उतना अच्छा क्लैंपिंग सर्किट है, Yes, sir. और ऐसे डिस्चार्ज हो जा रहा है। अब बताओ, इधर में बताओ आप किसके फेवर में हो, येलो के फेवर में हो, ग्रीन, देन पिंक, देन व्हाइट, Yellow. तो होना क्या चाहिए सर, कैपेसिटर डिस्चार्ज ही मत हो आइडियली, या तो अगर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो टाइम पीरियड वेवफॉर्म मतलब इनपुट वेवफॉर्म के आने के पहले तक वो डिस्चार्ज ही ना हो, और एल्स इट शुड हैव दिस सर्किट शुड हैव वेरी हाई डिस्चार्जिंग टाइम, तब ये होगा ऐसे। अब देखो अगर मैं चार्जिंग टाइम को बढ़ाता हूं, सॉरी क्या बोल रहा हूं यार, डिस्चार्जिंग टाइम को बड़ा था. और बढ़ाता हूं,
तो हम ऐसा बोले कि कैपेसिटर एकदम लेट में डिस्चार्ज हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो अब आप बताओगे हाँ सर बात तो सही है। अब देखो अब ये जो कैपेसिटर है वो ब्लू वाला जो मैंने वेवफॉर्म बनाया इसमें मेरा जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो बढ़ा कि घटा? Bada. बढ़ा। बढ़ गया, सर। और डिस्चार्जिंग टाइम को बढ़ाने के लिए आर शुड बी केप्ट High हाई। infinity. So what is the important symptoms of a clamping circuit? बताइए अभी। I is high. I should be high. हाँ ये है इंपॉर्टेंट पैरामीटर। देखो मैंने इसको डिराइव करवाया, पहले मैं जस्ट लिखाता था कि यू शुड हैव वेरी हाई डिस्चार्जिंग टाइम फॉर एनी क्लैंपिंग सर्किट। कोई भी तो क्लैंपिंग तो डायोड और कैपेसिटर के साथ होना ही चाहिए, तो क्लैंपिंग सर्किट ही पड़ रहा है क्योंकि पीक डिटेक्टर हो चाहे पीक रेक्टिफायर हो या नेगेटिव पीक हो या पॉजिटिव पीक हो, सबके सब में डायोड और कैपेसिटर यूज हुआ। जब डायोड और कैपेसिटर में यूज करता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो मेरा कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज ही मत हो। Yes, ठीक sir. है ऐसा। हाँ अगर ये RC is very very dominant as compared to this, तो ये E का पावर वेरी स्मॉल वैल्यू हो गया क्या? Yes, sir. This is the output voltage, or else this is the capacitor voltage. Now how it is discharging? Let's check. That is equal to V naught e raised to the power of minus of T by RC कर दिया, where we know that RC is very very dominant as compared to T. time period of the input waveform. अब अगर ऐसा है तो स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन या स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी बोल सकते हो आप। इसको अप्रोक्सीमेट करो तो क्या आएगा? B 1 minus T by ये RC. VP था। तो दिस इज VP नाउ इन ब्रैकेट 1 minus T upon RC. स्मॉल टी भी लिख सकते हो आप, कोई बात नहीं। अब देखो ये लीनियर आ गया ना, क्योंकि 1 माइनस ऑफ x बाई आर सी या 1 माइनस ऑफ t बाई आर सी का ग्राफ सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए। या x को आप t भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, बट मैंने x समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो 1 माइनस ऑफ t बाई आर सी या 1 माइनस t का ग्राफ ऐसे ही होता है। देखो Yes, sir. अब जो कैपेसिटर हो तो रहा था एक्सपोनेंशियल डिस्चार्ज, बट वो इतना धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा था कि वो एक्सपोनेंशियल की तरह लग नहीं रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैथमेटिकल कंडीशन टू बी सैटिस्फाइड, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ t बाई आर सी। अब सही है, Yes, sir. Yes, sir. इसको लिख लो फटाफट। This is the capacitor discharging expression, that is equal to Vp now in bracket 1 minus of t by rc या capital T by rc, where capital T represent the time period. इधर आ जाओ, ये दिखा अभी। अब तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सबको तो बता दी। Yes, sir. अब आप ये बता सकते हो कि कहाँ पे डाउट है आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ में, किस जगह पे डाउट है उसी को बताऊंगा मैं अभी। ये जो येलो वाला है, ये जो येलो वाला वेव फॉर्म है, ये हमारा आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। येलो वाला इज नथिंग बट आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये है पीक वोल्टेज। और कुछ हमें रिपल काइंड ऑफ थिंग नजर आ रहा है क्या? रिपल तो जानते हो, RIPPLE, वेव, छोटा छोटा जो वेव जनरेट होता है उसी को रिपल बोलते हैं हम। Yes, sir. यहाँ से ये जो दिखा, और थोड़ा सा इंक्लाइन बना दिया क्योंकि वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड लेवल सेम नहीं बना पाया था। ये क्या है? इतना जो फ्लक्चुएशन है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फ्लक्चुएशन है, इसको क्या बोलेंगे हम? रिपल। रिपल सर। रिपल वैसा वो वही रिपल है जो आपने कभी रिपल पढ़ा होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है वो रिपल के लिए। सर रिएक्टिफायर का आउटपुट में भी तो आता है सर रिपल शायद। उसी का तो डेरिवेशन करा रहा हूँ बेटा। जी सर जी। हाँ हाँ हाँ, ये जो 12th हम में बताते थे सर। हाँ 12th में भी बताते थे। हाँ ये देखो ये रेक्टिफायर ही है, लेकिन रेक्टिफायर विद आरसी फिल्टर है। ये Yes, sir, रेक्टिफायर yes, विद आरसी फिल्टर। तो ये जो है हमारा अभी, दिस इज VR, इसको आप बोल सकते हो रिपल वोल्टेज। VR रिपल वोल्टेज, रिपल वोल्टेज। तो रिपल वोल्टेज की वैल्यू V नॉट में जो भी आ रहा है, V नॉट ऑफ t, ये एक्चुअली VP में से रिपल को हटा दो। V नॉट ऑफ t इज इक्वल टू VP माइनस ऑफ VR। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वोल्टेज के बराबर आता, लेकिन रिपल वोल्टेज हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए रिपल बार-बार हटा दिया उसको। जो वोल्टेज है चेकआउट, ये है वोल्टेज मेरा, आउटपुट वोल्टेज, इट शुड बी कांस्टेंट, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, और वो फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है? तो रिपल वोल्टेज को हटाना पड़ेगा। बट V नॉट ऑफ t की वैल्यू देखो कितना है, अभी डिराइव करवाया था, सेम है। V नॉट बोलो या VC बोलो, कितना आ जा रहा है फिर? VP 1 माइनस कैपिटल T बाई RC इज इक्वल टू VP माइनस ऑफ VR। 12th क्लास में भी है क्या? आप बोल रहे थे ये चीजें। सर मैंने जेई वाले में देखा था थोड़ा सा बस। हाँ तो 12th क्लास ही हुआ ना बेटा, जेई का मतलब फिर 12th क्लास ही तो हो गया है। वो हाँ। किसी भी लेवल, हाँ वो ज्यादा पढ़ा है, पढ़ते हैं, मैंने कम पढ़ाया पढ़ते हैं, बच्चों को थोड़ा लेकिन सा, सिलेबस में तो है उसमें ना, बता रहा आपने पढ़ाया इसको, हाँ थोड़ा सा बताया था, इतना नहीं बताया बट। लेकिन फिर भी उनके सिलेबस में है, सोचो तो मतलब। हाँ सर है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा लेवल बढ़ा ही नहीं अब तक। 12th आज भी हम 12th ही पढ़ रहे हैं, वो भी एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स में। यस सर सही बात, मैं भी यही सोच। हाँ तो वो जो, तो सोचो ना फिर कि हमने क्या इंप्रूवमेंट किया अपने अंदर, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया। अब आप ये बताओ कि रिपल वोल्टेज आएगा कितना जल्दी, इसे VR निकाल सकते हो? VP कैंसिल, VP T by RC आ रहा है क्या? यस सर T/RC सर। VP T by RC. What is T is equal to? फ्रीक्वेंसी VP by FRC। तो देखो
जब भी ये फॉर्मूला यूज करेगा, आज के बाद से ये फॉर्मूला हमें यूज अगर करने की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो मैंने फॉर्मूला डिराइव करवा दिया। रिपल वोल्टेज फॉर अ रेक्टिफायर सर्किट, हाफ वेव रेक्टिफायर है। रिपल वोल्टेज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग आरसी फिल्टर, वो वही था जो क्लैंपर हम पढ़ते थे। क्लैंपर के बगैर हम डिराइव नहीं कर सकते इसको। रिपल वोल्टेज, तो रिपल वोल्टेज कितना आया? Vp by FRC. What is Vp? Vp by R कितना आएगा? रेजिस्टेंस। ऐसा बोलोगे आप? आईपी सर। देखो मैं एक काम करता हूँ, क्या ये रिपल कम होना चाहिए? Yes, sir. यस सर। अगर ये रिपल कम होगा तो पीक वोल्टेज के बराबर ही रहेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ ऐसे, यही पीक वोल्टेज, यही पीक वोल्टेज और यही आउटपुट वोल्टेज भी है आइडियली, लेकिन रिपल वोल्टेज को नेग्लेक्ट करने के बाद ही इसको देखो अगेन, ये Vp है और यही वाला जो येलो लाइन है वही मेरा आउटपुट है, लेकिन ये जो डॉटेड लाइन ऑरेंज से बनाया था ये प्रैक्टिकल आउटपुट है। तो कितना डिफरेंस आ गया? बहुत बड़ा डिफरेंस तो आया नहीं। और डिफरेंस क्यों ज्यादा नहीं आएगा? क्योंकि ये देखो, जितना रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे तो आपका एरर क्या होता जाएगा? कम हो जाएगा। कम। सो अगर हम ऐसे बोले कि यार V0 Vp के बराबर है अप्रोक्सीमेटली, तो आउटपुट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, आउटपुट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज इट द लोड करंट? Yes, sir. आप बोलोगे सर कैसे? ये देखो, यही आउटपुट, ये है आउटपुट, आउटपुट डिवाइड बाय R, V0 of t is equal to Vp divide by R, what is that? IR। Yes, sir. तो उसको मैंने IL लिख दिया, लोड करंट। तो लोड करंट कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे लोड करंट कांस्टेंट नहीं था। देखो यहाँ पे लोड करंट क्यों कांस्टेंट नहीं था? क्योंकि हम लोगों ने ऑल टाइम के लिए लिया था। बट यहाँ पे लोड करंट क्यों कांस्टेंट हो गया? क्योंकि V0 of t is not now constant, constant by resistance। तो अब क्या हुआ? क्या कांस्टेंट? तो कांस्टेंट को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? कंप्लीटली डीसी को कैप्स अल्फाबेट से प्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएबल को देखो वैसी एज इट इज मैंने चेंज किया हुआ है। बोले सर नो? यस Yes, sir. तो रिपल वोल्टेज का Yes, डेरिवेशन था। अब ये जो लिखाया था ना बेटा, ये क्लैंपिंग सर्किट की कंडीशन है कि यू शुड हैव वेरी हाई डिस्चार्जिंग टाइम। यस सर। यस सर। और ये रेक्टिफायर का भी डेरिवेशन है। डू रिमेंबर, हम लोगों ने जो पढ़ा है ना वो ये है, देख लो यहाँ पे, ये रेक्टिफायर है। अगर मैं सी को हटा दूंगा, ये रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर दिख रहा है अपने को, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरसी फिल्टर का मैंने कंप्लीट कर दिया टॉपिक। हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरसी फिल्टर, यस ठीक सर। है। अच्छा आगे देखो, ये करंट में लिख रहा हूँ, ये वाला करंट थ्रू द लोड फॉर ऑल टाइम क्या होगा? इज दैट VLT इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज V0 of t डिवाइड बाय R। चेक करो सर्किट से। Yes, sir. तो ये जो येलो कलर का लाइन है वही मेरा V0 है। उस येलो कलर की लाइन को मैं अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लेता हूँ और अगर मैं मान लेता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या है? ग्रेटर देन 1, Yes, sir. तो ये पूरा येलो कलर की लाइन को अगर एक कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो कम होगा या ज्यादा होगा? येलो कलर की लाइन को कांस्टेंट से डिवाइड कर दो ना, तो हमारा वेवफॉर्म ऐसे हो जाएगा। चेक करना आप। आपको समझ में आया मैं कह रहा था? Yes, sir. यस सर इस येलो कलर के लाइन को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो आएगा क्या? ILT. करंट आई तो उसका जो ऊपर है ना, थोड़ा नीचे बना रहा हूँ, आपको दिखाई देगा। दिख रहा है क्या? देखो थोड़ा नीचे बनाया। यस ये किसका वेवफॉर्म है? ILT का. आईएल बोलो यस और नो। कैसा लगा आपको वेवफॉर्म? गुड। बहुत हार्ड है, ऐसा बोलो। बहुत हार्ड। बोलते हैं ना ऐसे हम तो, मतलब हम नहीं बोलते, वीडियोस में देखा होगा आप लोगों ने। तो दिस इज पीक वोल्टेज, ये पीक वोल्टेज था, ये वाला, ये देखो ये पीक वोल्टेज था। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? R. आर। अच्छा मेरे को ये बताओ, हम लोगों ने तो ये टाइम एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताया था। दिस इज टाइम एक्सिस के रेस्पेक्ट। ये डी है कि ओमेगा टी लेना ज्यादा बेटर रहेगा? टी लेना ज्यादा अच्छा रहेगा कि ओमेगा टी? आप बताओ। हाँ, टी लेना ज्यादा अच्छा है कि ओमेगा टी? Omega 2. अरे ओमेगा टी ले लो ना पूरा। Yes, sir. तो ये वाला चेक करो आप, ये वाला कितना, मैं यहीं पे बताता हूँ। व्हाट इज दिस मच? ये क्या होना चाहिए बेटा? चेक करो अभी, ये क्या होगा? इतने टाइम के लिए डायोड कंडक्ट कर रहा है क्या? Yes, sir. अब बाकी टाइम के लिए डायोड इज इन ऑफ स्टेट। तो जब इतने टाइम के लिए जब डायोड कंडक्ट कर रहा है तो नाम क्या बोले उसका? कंडक्शन एंगल। Yes, sir. एंड व्हाट इज दिस? ओमेगा डेल्टा टी। ये तो एंगल के बराबर हो गया ना, तो एंगल के रेस्पेक्ट में प्लॉट किया। तो व्हाट इज दिस वन? कंडक्शन Angle. कंडक्शन एंगल। एग्री करते हो? प्रॉब्लम क्या भाई, इतने टाइम के लिए डायोड कंडक्ट कर रहा Yes, है sir. और इस पीक वोल्टेज पे डायोड सीजेस, पीक वोल्टेज पे एट, जब हमारा आउटपुट Vp के बराबर है, एट V out is equal to Vp, डायोड सीजेस का मतलब जैसे सीज कर देते ना बिल्डिंग को हम लोग, सीज Yes, sir. बिल्डिंग को, तो सीजेस का मतलब स्टॉप होता है। एट V naught is equal to Vp, यहाँ से लेकर जब आपका आउटपुट वोल्टेज Vp के बराबर है तो डायोड क्या होगा? वापस ऑफ। एट V naught of t is equal to Vp, डायोड सीजेस टू कंडक्ट। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया? Yes, sir. यस सर। देखो ना, इसके बाद कहाँ कंडक्शन मोड में है? इसके बाद तो डायोड ऑफ हो गया। Yes, sir.
और इसके बाद डायोड ऑफ हो गया, तो वही तो लिखा हुआ है एट V नॉट इज इक्वल टू VP डायोड ceases to conduct, so this much is the conduction interval. एग्री कर रहे हो? यस सर। हाँ, तो क्या करें अभी? Derivation of conduction angle. तो दैट इज इक्वल टू VP, और वो डायोड कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है उसको देखो, यहीं तक कंडक्ट कर रहा है VP माइनस ऑफ VR तक। वही तो रिपल वोल्टेज को हटा दो, तो रिपल वोल्टेज तक ही तो कंडक्ट कर रहा था ना, तो VP माइनस ऑफ VR सही है। ये स्टेटमेंट क्लियर है? Yes, sir. यस सर। व्हाट अबाउट cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ थीटा स्क्वायर बाई 2 होता है क्या? 1 माइनस और 1 प्लस, cos का एक्सपेंशन याद करो, ये माइनस 1 माइनस प्लस व्हाट, थीटा टू द पावर ऑफ 4 by 4 फैक्टोरियल। Yes. इसका नाम क्या है? कब अप्रोक्सीमेट कर सकते हो? मतलब हम इसको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल एंगल। Angle approximation. मेरे को बचपन से मैथ्स पढ़ाने की इच्छा थी, लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जंप कर गया, लेकिन फिर मैं मैथ्स नहीं पढ़ा पाया। ये अच्छी बात हो गई लोगों के लिए, समझो आप। नहीं समझ में आया? I guess, sir. आ गया। आया सर। बचपन से मेरे को मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन मैं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में जंप कर गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में टीचिंग स्टार्ट कर दिया, तो खत्म हो गया। फिर भी मैं मैथ्स को अच्छे वे में यूटिलाइज कर ही लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके चलो अभी आ जाओ यहाँ पे देखो, कॉस का वेव फॉर्म। अब देखो यार, आप बोलोगे सर कॉस क्यों लिया, वो तो साइन था। अरे कॉस और साइन में फेज शिफ्ट की तो है, नथिंग एल्स। और वो कॉस और साइन का फेज शिफ्ट मैंने आपको अच्छे से बताया था, कोई बात ही नहीं। ये देखो, यही है ना कॉस का वेव फॉर्म। Yes, sir. एक कॉस का वेव फॉर्म हम मान लेते हैं। और चेक कीजिएगा, और चेक कीजिएगा, मेरे को जितना अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूँ अभी। तो सर ये वाला जो वेव फॉर्म है ना, एक्चुअली वो यही है, BP cos ऑफ ओमेगा डेल्टा टी। बट इसको अप्रोक्सीमेट करो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन मत पढ़ लेना, ठीक है? अप्रोक्सीमेशन बताओ बेटा, उसका यूज करके। तो हम जनरली दो टर्म तक लेते हैं, चाहो तो आप एक्यूरेसी के लिए आगे वाला टर्म भी ले सकते हो, 1 माइनस ऑफ थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ ओमेगा डेल्टा टी होल स्क्वायर बाई। 2 factorial. तो कई बार हमें लगता है कि फीलिंग कैसे होगी इस वेव फॉर्म की। अप्रोक्सीमेट तो आप करते हो, कोई बड़ी बात नहीं, अप्रोक्सीमेट करते आए हैं, करते रहेंगे हम, लेकिन कई बार हमें लगता है कि एक बार अप्रोक्सीमेट कर तो दिया सर, लेकिन एक बार वेव फॉर्म कैसे दिखता है मेरे को बता दो। तो मेरा जितना आइडिया है ना, वो वेव फॉर्म ऐसा दिखेगा आपको अप्रोक्सीमेट करने के बाद। बोलो मजा आया? Yes, sir. यस सर। ये वाला हो गया अभी अप्रोक्सीमेट करने के बाद, और बिना अप्रोक्सीमेट किए ये था, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा अभी, ठीक है? तो इसको मैंने बता तो दिया आपको। अब ये एक्सपेंशन कितना आ जाएगा, VP इन ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ ओमेगा डेल्टा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू VP माइनस ऑफ VR। VP से VP कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो VP ओमेगा डेल्टा टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू VP कैंसिल, ये कितना आ गया PR। अरे बोलो ना, ओमेगा डेल्टा टी जो आप कंडक्शन एंगल निकाल देते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू 2VR बाई VP। तो आपको जो इसके आगे जो निकालना है वो निकाल सकते हो आप। कई बार अगर आपको ओमेगा कंडक्शन एंगल पूछता है तो आप निकाल सकते हो। अगर आप कभी IDJ की प्रिपरेशन कराते हो, इसको आप डिराइव करवा सकते हो क्लासेस में, अगर बच्चे थोड़े अच्छे लेवल पे हैं तो। और आप एक बार अपना लेवल कंपेयर कर लेना उस टाइम पे डिराइव कराते वक्त, नहीं समझे? क्योंकि जब बच्चा वहाँ पे कोई डाउट पूछेगा, यू शुड बी इन दैट सिचुएशन टू हैंडल कि आपने कैसे अप्रोक्सीमेट किया, क्या क्या किया। तो अगर मेरी तरह अगर आप 12th क्लास वाले को पढ़ा दोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, सर आपसे बड़ा टीचर कुछ नहीं है फिर, क्योंकि ITJ में इतना डेरिवेशन कहाँ होता है, चेक करो ना एक बार। नहीं कराते, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन से प्रैक्टिस होते हैं सर। तो अब अगर आप इसको रिवाइव करवा दोगे और कभी फ्यूचर में आज से 10 साल बाद ITJ के एडवांस में, नॉट इन मेंस, बोला कि Yes, sir. कंडक्शन एंगल निकालो और रिपल वोल्टेज और VP दिया हुआ है, तो फिर रट डालेंगे वहाँ पे सारी की सारी फैकल्टी जितना भी ITJ की क्लासेस लेते हैं, हम लोग रट डालेंगे, यस सर। बोलेंगे फॉर्मूला लिखा है रटो रटो रटो, और अभी नहीं पढ़ाएंगे वो, जब आ जाएगा उसके अगले बैच में पढ़ाना शुरू करेंगे, पहले नहीं पढ़ाएंगे कि पहले पता नहीं होता। Yes, sir. हाँ, तो आप जब पढ़ाइएगा बेटा उनको तो ये भी बताइएगा। अब स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन की बात हुई ना, तो मेरा एक बार देखो अभी क्या मैं बोल रहा हूँ इसको। साइन वेव फॉर्म याद है आपको? Yes, sir. एक टाइम पीरियड लिया अभी, बाकी भी है आपके पास टाइम पीरियड। तो दिस इज साइन ऑफ थीटा, हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। साइन ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, थीटा माइनस ऑफ थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। Factorial. आपको पता है इसमें हम ज्यादा अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा बोलते हैं क्या? यस। साइन थीटा इज Yes, इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये देखो Yes. 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया और ऑलरेडी थीटा बहुत कम है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया वेयर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो सेकंड जो टर्म है वो क्या हो गया, और ज्यादा छोटा हो गया। Yes, sir.
अब जब आप लीनियर अप्रोक्सीमेशन करते हो ना तो यही करते हो आप, चेकआउट कॉन्सेप्ट। और देखो वो यहाँ से लेकर ना यहाँ तक, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा नजर आ रहा है मेरे को, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड दिस इज थीटा एक्सिस इटसेल्फ। देखो कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। ये ऐसे और बना देता हूँ इसको, ऐसे ये ऐसा पीछे से बना रहा हूँ ताकि आप लोग अलग से दिखाई दे, ठीक है। Yes, sir. वैसे भी टेन थीटा का भी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो आप। ये याद है आपको? बस बेसिक चीज पढ़ा दे रहा हूँ मैं, फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। लिमिट देखो, लिमिट अगर x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है तो 1 प्लस 1 बाई एक्स होल रेज टू द पावर ऑफ x कितना आता है ये बताया था मैंने? k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन k फैक्टोरियल। ये एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन है, कुछ एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। दिस इज 1 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, लिख देता हूँ मैं, प्लस 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। क्या आपको ये पता था? ठीक है, अच्छी बात है। प्रीवियस ईयर पेपर आप कर लोगे तो बताओ मेरे को। कर लेंगे सर। देखो आपका जो एग्जाम है ना, अभी आपको कौन कौन से एग्जाम पे फोकस करना है उसकी प्रायोरिटी बता देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्लासेस जब भी होगी तो प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा मैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लिए पहले होगा, पहले डिस्ट्रिक्ट की क्लास होगी, बीच में किसी दिन आपको बुलाया जाएगा। सेकंड नंबर पे आप गेट को भी फोकस करो। आई डोंट नो, लाइक वेटेज किसी का भी ज्यादा हो सकता है। अगर डीयू का एग्जाम कंडक्ट होता है तो पीएचयू का अगर एग्जाम कंडक्ट हम लोग कराते हैं, ऐसा प्रेफरेंस रखिए आप जिसमें से आपको ज्यादातर सिर्फ 2 ही एग्जाम्स के बारे में फोकस करना है या 3 एग्जाम्स के बारे में, लेकिन इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी आपकी इंपॉर्टेंस तभी ज्यादा मेंटेन होता है जब आप इसको क्लियर करते हो। तो आपका प्राइम फोकस किसमें होना चाहिए? JRF में। बस मैं बार बार नहीं कहूंगा, अब तो आपका सिलेबस खत्म हो गया, कॉप बुक नहीं पढ़ना है आपको। बुक का नाम फिर भी मैं बता देता हूँ, बट बुक को आप बाद में पढ़िएगा। आप जिस दिन बुक ओपन करोगे वापस बंद कर दोगे। इसको आप रेफर कर सकते हो कभी भी इंटरव्यू देना हुआ तो, लेकिन फिर भी बेटा इंटरव्यू देने के पहले ना आप कॉपी एक बार पढ़ लोगे ना, मेरे को लगता नहीं कि रिक्वायरमेंट पड़ेगी बुक ओपन करने की। इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी डिजिटल में, क्योंकि वो बेसिक चीज पूछेगा, सिंक्रोनस काउंटर क्या है, एसिंक्रोनस काउंटर क्या है, अप काउंटर क्या है, डाउन काउंटर क्या है, तो वो सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका रहूंगा, तो बात ही नहीं है। आप नोट्स पढ़ो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ो। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर जितने बार हुआ है, पेपर टेस्ट पेपर की बात किया मैं, पेपर अब तक जितने बार भी हुआ है वो देखो, और टेस्ट सीरीज। जरूरत नहीं है कुछ और पढ़ने का। लास्ट में जो आपका वर्कबुक है ना प्रीवियस पेपर वाला, उसको देखो। नेक्स्ट वन, इसमें इतने सारे क्वेश्चन है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बाकी मत प्रैक्टिस करो, फिर आपको वजह क्या होगी वही कर लो ना, क्योंकि फिर ऐसा थोड़ी ना कि आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में जेआरएफ निकालना है, गेट में जेआरएफ निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट एग्जाम निकालना है, ऐसा तो करना नहीं है, क्योंकि आपको जो बच गया टाइम उसको बाकी सारे सब्जेक्ट में भी तो देना है ना। Yes, sir. इसीलिए इतना सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ाने के लिए तब आप बुक सर्च कर सकते हो, बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि बुक मत पढ़ो, क्योंकि बुक्स में अगर ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसका आंसर नहीं है तो आप फंस जाओगे। इसीलिए बेटर ये है कि टेस्ट सीरीज देख लेना आप, तो टेस्ट सीरीज में जब आप दोगे ना तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो अलग से नहीं करने की नीड है। Okay, sir. और क्या, हाँ ये सबसे बड़ी बात है, रिवीजन। जितने बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा। और मेरे हिसाब से जो वेटेज है ना जीआरएफ में, वो यहाँ से यहाँ तक का वेटेज आएगा, 25 मार्क्स से लेकर 30 मार्क्स। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर हुआ होगा क्लासेस में और बार बार कॉपी को पढ़ा होगा, थोड़ा भी बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो आराम से 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे बेटा। मैं वर्स्ट केस मार्क्स की बात किया, एक क्वेश्चन हो सकता ना बने आपको, बट 20 मार्क्स आराम से बनेगा। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 100 मार्क्स चाहिए, तो मैंने 20 मार्क्स तो ऑलरेडी कवर कर दिया ना आपको। Yes, sir. ठीक है, अगर सॉलिड स्टेट में उन्होंने न्यूमेरिकल पूछा पीएन जंक्शन का, तो आपसे बनेगा। सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो पीएन जंक्शन एन टाइप पी टाइप थोड़ा बहुत उससे पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत मेरे नोट से पढ़ लीजिएगा, तो वहां पे भी आपको एक क्वेश्चन का प्लस पॉइंट मिल सकता है। मैं वही चेक कर रहा था कि कब उन लोग सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक्स को पूछना स्टार्ट करेंगे। मैथ्स आप ट्राई करो, जब भी जैसे आपका मैथ्स अभी चल रहा है आप, तो मैथ्स में यार इतना तो होना ही चाहिए कि हम 20 मार्क्स मिनिमम स्कोर करें। मैथ्स के बगैर तो सारे सब्जेक्ट यूजलेस हैं, तो मैथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट वेटेज हो गया। और मैथ्स का वेटेज जितना मुझे आइडिया 35 मार्क्स से लेकर 40 तक भी चला जाता है, 35 भी मान लेते हैं हम, तो आप 15 मार्क्स एक्सक्लूड करो, 20 मार्क्स ही स्कोर करो। एप्टीट्यूड में मैं वर्स्ट केस मार्क्स चल रहा हूँ एप्टीट्यूड पे, क्योंकि कई बार एप्टीट्यूड बहुत ही टफ आता है।
ठीक है। एप्टीट्यूड टफ आता है, ऐसा मैंने बोलता नहीं हूँ, ऐसा स्टूडेंट ही लोग बोलते हैं कि टफ आता है। और सीरियसली इस बार जो मैंने देखा था एप्टीट्यूड, तो मेरे से भी नहीं बन रहा था। हालांकि मेरा एप्टीट्यूड में दूर दूर तक नाता नहीं है और मैं करता भी नहीं, बट फिर भी मैंने बोला एक बार ट्राई करते हैं। तो वर्स्ट केस मार्क्स हम 10 मार्क्स लेकर चले, तो ऐसे करके हम आराम से 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट में अगर आप एक एक दो क्वेश्चन भी करेक्ट बनाओगे, पूरे मत बनाओ, एक दो क्वेश्चन भी करेक्ट बनाओगे ना बेटा, 80 क्रॉस कर डालोगे आप। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में आपको 100 मार्क्स नहीं स्कोर करना है, हमको थोड़े थोड़े मार्क्स हर सब्जेक्ट में भी अगर हम स्कोर करके लेके आ गए, 10 मार्क्स भी अगर मैं हर सब्जेक्ट में लेके आ गया, 10 मार्क्स बोला तो। और एक और चीज है, अगर कोई स्टूडेंट पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है तो बेटा हम आपको मिनिमम 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने को बोलेंगे, ठीक है, चाहे कोई भी हो। आसान वाले जो आपको कंफर्टेबल लगते हैं, आसान वाले 6 सब्जेक्ट उठा लो, सबको पढ़ के जाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत टफ जाता है। ये तो अच्छी बात है कि आप पूरा पढ़ लो, अगर आप पूरा पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम पे हो और पूरा पढ़ नहीं पा रहे हो तो सेलेक्ट एनी 6 सब्जेक्ट्स इन विच यू आर कंफर्टेबल इनफ, जो आपको टाइम पे कंप्लीट करवा दिया, जो आपने रिवीजन कर लिया है, जो आपको इजी लगता है। पूरे के पूरे तो पढ़ना इट्स वेरी टफ, क्योंकि क्लासेस भी आपकी 4 से 6 घंटे हर दिन लग रही है, प्लस और भी काम होता है पढ़ाई को छोड़कर। सेल्फ स्टडी सपोज हम बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, तो इन दैट केस आप 6 सब्जेक्ट पढ़ के जाओ। 6 सब्जेक्ट बहुत है पढ़ने के लिए, 6 सब्जेक्ट में आराम से ये वाला एग्जाम होता है, प्लस एप्टीट्यूड आल्सो। 6 सब्जेक्ट बोला मैंने, टोटल 9 है आपके, है ना? Yes, sir. 6 पढ़ के जाओ और एक एप्टीट्यूड पढ़ के जाओ। एप्टीट्यूड की क्लासेस को एज अ बोनस मार्क्स की तरह ट्रीट कीजिएगा कि यार ठीक है, एप्टीट्यूड हम इतना पढ़ लें कि 0 मार्क्स ना आए, कम से कम 10 15 तो एटलीस्ट जो एवरेज बच्चा होता है 10-15 मार्क्स जो स्कोर करता है, आप भी 10-15 मार्क्स स्कोर करो। याद रखना बेटा, आपको ना हर सब्जेक्ट से, जितना भी यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट लिखा होगा, तो हर सब्जेक्ट से अगर आप 5-5 6-6 नंबर भी लिखे होगे तो भी 50 क्रॉस हो जाता है। फिर भी लोगों के 50 क्रॉस हो नहीं पाते। आपको लगता है कि एक ही सब्जेक्ट को बनाना है, एक ही सब्जेक्ट को, इसलिए बड़ा प्रॉब्लम राइज होता है। और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम क्लास ऑफ करेंगे। रिवीजन इज मस्ट, टेस्ट सीरीज इज मस्ट। मेरा टेस्ट सीरीज नहीं, पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इज मस्ट, रिवीजन इज मस्ट। चाहे 0 नंबर क्यों ना आ रहा हो, टेस्ट के बाद बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो टेस्ट का विश्लेषण करते हैं, मतलब Analysis. एनालिसिस। एक SIS होता है और एक SES, एक वर्ब फॉर्म है, एक एडजेक्टिव फॉर्म है, पता नहीं जो भी है। तो टेस्ट का एनालिसिस जरूर करो। और एक और चीज है, टेस्ट सीरीज जब आप दोगे तो मैं आऊंगा जरूर टेस्ट डिस्कशन के टाइम पे। 3 या 4 आपके टेस्ट होंगे, सॉरी 3 या 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, तो 2 बार मैं टेस्ट डिस्कशन के लिए आऊंगा ही, ठीक? Yes, sir. तो विद दैट आप पढ़ते रहिए आराम से। देखो, जिसको अगर अपने फ्यूचर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो पढ़ाई बंद कर दे, जिसको अपने फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है तो वो पढ़ाई स्टार्ट कर दे, और बी कंसिस्टेंट। हर दिन पढ़ाई करोगे तो ही कुछ होगा, एक दिन से कभी कुछ नहीं हुआ बेटा, Yes, sir. ठीक है? चलो, सी यू नेक्स्ट क्लास। Okay, sir. Thank you. थैंक यू सो मच अगर नेक्स्ट क्लास थैंक यू सर। हाँ, अगर नेक्स्ट क्लासेस होती है तो उसमें हम सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही करेंगे, वो 1-2 घंटे का ही लगाऊंगा मैं। यस सर। सर हम लोग डिजिटल ज्वाइन कर सकते हैं ना? हाँ, डिजिटल आप लोग आ सकते हो बेटा, लेकिन ये है कि जब इन लोग डिजिटल पढ़ेंगे तो हो सकता है उन लोगों का, मतलब आप लोगों का जो पुराने बच्चे हैं, मे भी उनका दूसरा सब्जेक्ट चलता हो। एक स्टूडेंट ने काफी लंबा मैसेज कर दिया, ठीक है? आई वांट टू से समथिंग फ्रॉम यू सर। सर, वी ऑलवेज रिमेंबर यू इन आवर हार्ट एंड द यूनिक वे ऑफ टीचिंग, फीलिंग प्राउड ऑफ द ग्रेट टीचर्स लाइक यू एंड टू बी योर स्टूडेंट। सर, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें ग्राउंड लेवल से अपग्रेड किया। अच्छा, वो डायलॉग नहीं है, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। यस सर। हाँ, तो वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। अब अपनी कॉपी को ना एक काम कीजिएगा, आज जब जितने लोगों का डिजिटल और एनालॉग दोनों हो गया ना, अपनी Yes, कॉपी sir. स्टार्टिंग पेज से देखेगा, आप मेरी रेस्पेक्ट दुगनी करने लगोगे। फर्स्ट डे से जब देखोगे, मैंने बोला फर्स्ट पेज देखेगा और आज का पेज देखेगा, और बीच बीच में जो हर एक चीज आपको बच्चों की तरह पढ़ाई गई है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट कंट्रोवर्सीज बीइंग क्रिएटेड बाय यू ओनली, आप लोगों ने राइज किया था। अब आपको लगेगा यार, जब वो बंदा फर्स्ट डे आया था ना, तो हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इतना पढ़ाएगा। मेरे को लगता है जिन्होंने डिजिटल और एनालॉग दोनों पढ़ा, 400 पेज का नोट्स हो गया होगा ना? Yes, sir. यस सर, 3 कॉपी हो Yes, गया सर। तो 400 तो मान लेना एट एन एवरेज। तो 400 पेज आप पढ़ोगे ना बेटा, तो आपको अभी नहीं एहसास होगा। एग्जाम के पहले सोचोगे यार, ये बंदा बिना कॉपी, बिना पेपर, बिना पेन के आता था, मतलब सॉरी, बिना पेन के नहीं, पेन के आता था। तो लगे यार, तो इतना कुछ पढ़ाया आपने, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पढ़ें। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कॉपी को एक बार पेजेस टर्न करोगे ना, तो आपको लगेगा अरे भाई इतना सारा पढ़ा दिया क्या? नहीं, वो डिजर्विंग था करके अभी नहीं पता चलेगा, एग्जाम के पहले पता चलेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। टेक केयर बेटा। थैंक Okay.